नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस्ट चुनिंदा सवालों को करने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा बिना समय गंवाए। अब ये जो सवाल दिख रहा है आपको, ये सवाल एक्चुअली एसएससी लेवल का है, मतलब एसएससी में ऐसे टाइप के सवाल पूछे जा चुके हैं और इस बार आपके रेलवे में दे दिया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें कि भाई 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। हर एक में x अगर जोड़ दें तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होंगी। तो यदि 2x रेशियो y फिर प्रोपोर्शन y रेशियो 4x माइनस 8 है तो y जहाँ पर y 0 से ग्रेटर है, y का वैल्यू बताना है। अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि भाई ये x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इन सभी नंबर में हम क्या जोड़ दें कि वो सब प्रोपोर्शन में आ जाएं। अभी तो प्रोपोर्शन में है नहीं, ठीक है, अभी नहीं है प्रोपोर्शन में। तो अब इसको करने के लिए हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लीजिए। इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास 4 नंबर है, 22, 26, 19 और 21। हर एक में x जोड़ा जाता है, मतलब 22 में भी x जोड़ा गया, ठीक है, 22 प्लस x। इसके बाद यहाँ पर 26 में भी x जोड़ा गया, इस तरीके से 26 प्लस x। फिर इसके बाद 19 में भी x जोड़ा गया, 19 में भी यहाँ पर x जोड़ा गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर 21 में भी x जोड़ दिया गया। जैसे ही इतना किया गया ये प्रोपोर्शन में हो गया। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शन। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब जाके आपका x का वैल्यू आएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, ट्रिक सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। क्या करना है देखिए, आप ये जो नंबर दिए गए हैं इतना कुछ लिखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्रम से ही जो नंबर दिए गए हैं इसी सीक्वेंस में लिखिए। पहले 2 नंबर को ऐसे डिवाइड के फॉर्म में लिखिए। तो 22 और 26 है तो यहाँ हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 26। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। फिर इसके बाद आगे के 2 नंबर हैं 19 डिवाइड बाई 21, इस तरीके से, है ना। अब इनका डिफरेंस देखिए, कहाँ से कहाँ, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पर 19। तो 22 माइनस 19 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 26 में से 21 घटाएंगे, ये हो जाएगा 5 आपका। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है सुनिए। देखिए, आप इन दोनों में से चाहे 22 और 26 का डिफरेंस देख लीजिए, चाहे 21 और 19 का डिफरेंस देख लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। आप इन दोनों का डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 26 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, यानी अंतर। और फिर इसके बाद इसका देखना है, इन दोनों में से किसी एक का ही डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा इधर कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, हमें इस डिफरेंस को बराबर करना है। मतलब इसको कुछ भी नहीं चेंज करना, ये जैसा है वैसा ही रखना है। इसके बराबर ये वाला जो डिफरेंस आया है इसको बराबर करना है। तो ये इस 2 को हमें 4 बनाना है इसके बराबर। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 बन जाएगा। अच्छा, 2 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो आप ऊपर भी और नीचे भी जिससे यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 2 से नीचे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देख सकते हैं यहाँ भी 4 का डिफरेंस और यहाँ भी 4 का डिफरेंस आ चुका है। अब सीधे सीधे आपका आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर 22 में क्या जुड़ेगा तो 6 आएगा, और 26 में क्या जुड़ेगा तो यहाँ पर 10 आएगा। अगर हम ये कहें कि भाई 22 में क्या घटाएं तो 6 आएगा, तो आप कहेंगे कि 22 में आप यहाँ पर 16 घटा दीजिए, है ना। 22 में 16 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, या फिर 26 में 10 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, है ना, या फिर 16 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है, तो 22 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए, तो 22 में हम -16 जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ सकते हैं, -16। ठीक है, 22 में -16 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 26 में -16 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्या जोड़ा जा रहा है, -16 जोड़ा जा रहा है, यानी यही आपका x का वैल्यू है। बस आ गया हमारे पास x का वैल्यू। ये इसको तो हटा ही दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2x, यहाँ देखिए इस वाले को, है ना, इधर यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों बीच वालों को मल्टीप्लाई, यानी y इंटू वाई कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। ये y स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी 2x और मल्टीप्लाई यहाँ पर 4x माइनस 8, यही होता है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर कितना होगा, 16 दूना 32, मतलब माइनस का 32, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आएगा, -16 रखेंगे तो 16 चौके 64, 64 माइनस कितना हो जाएगा, मतलब -64
और -8, तो 64 और 8 यानी 72 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 72, वो भी माइनस का। क्लियर, तो माइनस माइनस तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये x की वैल्यू थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर -16 है। इसी तरीके से आपको करना भी है, माइनस माइनस तो पॉजिटिव बन गया है ना। 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 36 दूना 72, यानी कि 2 × 36। इधर का स्क्वायर हटाइए तो इधर आके स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 16 का वर्गमूल 4, 2 और 2 ये पेयर में है तो 2 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल 6, यानी 4 दूना 8 छके यहाँ पर 48। तो 48 इज़ द करेक्ट आंसर। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। इस टाइप का जो सवाल है बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपके NTPC में। ठीक है, ये जो सवाल थे ये आपके SSC के सवाल थे, वहाँ से उठाकर यहाँ पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। आइए दूसरा देखते हैं। इसी टाइप का सवाल है, सेम टाइप का, बस डाटा थोड़ा सा चेंज किया गया है। हमारे पास 20, 34 से 11, 16 सब में x जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इस तरीके से 20 बटा यहाँ पर हो जाएगा 34, है ना। फिर उसके बाद 11 / 16 इस तरीके से लिख लेंगे। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 20 11 9 का डिफरेंस, और 34 और 16 कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, यानी 18 का डिफरेंस आ गया, है ना। ये हो गया 18। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, या फिर इनका देख लीजिए और इसका देख लीजिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 34 में से यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, है ना, ये आ गया 12, और यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस 9 के बराबर आ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब सुनते जाइए। अब यहाँ पर है मज़ेदार, ये 12 है, ये 9 है, हमें इसको 12 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक सेकंड, यहाँ पर 14 है, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, डिफरेंस 14 के बराबर आएगा, है ना, ये 14। तो इस 9 को हमें 14 बनाना है। इस 9 को 14 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वो 14 के बराबर बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14/9 से। 9 9 कट जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आप इसमें भी 14/9 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 14 / 9, तो कितना हो जाएगा, 9 ना, तो 9 से 9 कट गया, 14 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें नीचे भी 9/14 से 14/9 से गुणा कर देंगे, तो 18 में भी हम लोग 14/9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से ये 2 बार में कटेगा, 14 दूना 28 आ गया, तो यहाँ पर 28 हो गया। अब देख सकते हैं डिफरेंस बराबर हो चुका है, यहाँ 14 का, यहाँ भी 14 का डिफरेंस। तो देख लीजिए सीधे सीधे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34 में क्या जुड़ा होगा कि 28 आएगा, सेम नंबर वहीं पर यहाँ भी 20 में क्या जुड़ा होगा तो 14 -6, है ना भाई। अगर घटाने की बात करें तो 20 में 6 घटाएंगे तो 14 आएगा, लेकिन जोड़ने की बात करें तो 20 में -6 जोड़ेंगे तब ना 14 आएगा, या फिर 34 में -6 जोड़ेंगे तब ना 28 आएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, यानी क्या जोड़ा जा रहा है, तो -6 जोड़ा जा रहा है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए इस पर, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3x जो है और y के रेशियो y और 2x - 6 के बराबर है। तो क्या करते हैं, y का मल्टीप्लाई यानी कि y² हो जाएगा इज इक्वल टू 3 × x, x की वैल्यू रखते जाइए, है ना। तो -6 × 3 यानी कि -18, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर -6 रखिए, तो -6 दूना 12 यानी कि -12 -6 यानी -18 आ गया। तो ये तो सीधे सीधे प्लस हो गया, और 18 × 18 तो वर्गमूल लेंगे, तो 18 × 18 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 18 आ गया। y की वैल्यू यहाँ पर 18 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए तीसरे नंबर पर। इस टाइप का सवाल भी बहुत देखने को मिला, बहुत सारे शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, मतलब जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है वो वाला। जो x है वो a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बनाते हैं, जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a² के, तो ये तो बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि जो a है वो y के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो a है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स को 1/y में लिखते हैं, किसके, y के, तो यहाँ पर हो गया y, है ना। अब अगर देखा जाए तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², बट a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, है ना। तो क्या a की वैल्यू हम 1/y लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर x प्रोपोर्शनल देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, 1/y, इसमें 1/y रखिए तो 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि भाई a का स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका y²। ये कितना हो गया, y²। क्लियर। अब देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर y² को अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x
वाई स्क्वायर, ध्यान से देखते जाइएगा, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, ये हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, के लग जाएगा, मतलब एक कोई कांस्टेंट लग जाएगा, है ना। अब हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि भाई ये तो बराबर है, चाहे x1 y1 x2 y2 x3 y3 कुछ भी रखिए, बराबर होगा सबके। तो हम कह सकते हैं कि जो x1 y1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है तो रखते जाइए, ये बराबर होगा x2 y2 स्क्वायर के, इसी तरीके से बराबर होगा x3 y3 स्क्वायर के। अब ये x1 y1 x2 y2 हैं क्या, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू दिए गए हैं। पहले कह रहा है कि y का मान अगर 6 है तो x का मान 97 होगा, रखिए इसमें, मतलब x1 की वैल्यू 97 है ना। कब, जब y1 की वैल्यू 6 होगा, तो यहाँ 6 रखिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू x2। तो y का मान 2 होने पर, मतलब y हमारा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, तो जब ये 4 होगा तो x का मान बताना है, मानी कि x2 हमको बताना है। तो x2 कितना है, x के बराबर है, यही x हमको चाहिए, निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक है, ये हमारा x है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो 4 से ये 9 बार में ख़त्म हो जाएगा, 9 से 63 इकाई अंक 3 आएगा, तो 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, और ये रहा आपके पास x की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, सभी को ऐसे सवाल बन जाने चाहिए, इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले। ये वाला सेम सवाल है दोस्तों, तो इसको आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये आपके लिए है, सॉल्व जरूर करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि 4th क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आइए इस सवाल को देखते हैं। इस टाइप के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना, लगाने में मज़ा आता है इन सवालों को। कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7 और 8 है, इनकम का रेशियो कितना है, यहाँ पर देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, बहुत आसान तरीका बताएंगे। तो इनकम का रेशियो जो था उनका दोनों का 7 और 8 के रेशियो में था, क्लियर। फिर कह रहा है कि दोनों ने 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। ठीक है, सीमा ने 15,000 बचाया और दर्शन ने यहाँ पर 9,000 की बचत की, सेविंग की। फिर कह रहा है कि यदि उनके व्यय यानी खर्च, एक्सपेंस का रेशियो 11 और 16 है, तो यहाँ पर जो एक्सपेंस का रेशियो है वो कितना आ रहा है, एक्सपेंस का रेशियो 11 और 16 आ रहा है। ठीक है, 11 और 16, तो सीमा और दर्शन का टोटल खर्च कितना होगा, टोटल खर्च हमें निकालना है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि भाई जो इनकम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा प्लस बचत, है ना। अगर हम ये कहें कि जितना भी टोटल इनकम है उसमें से अगर सेविंग को निकाल दिया जाए तो एक्सपेंडिचर बचेगा, या फिर इनकम में से अगर एक्सपेंस को निकाल दिया जाए तो सेविंग बचेगा। यहाँ पर वही काम हो रहा है। देखिए, कह रहा है कि भाई 7 और 8 के रेशियो में उन्होंने कमाया और 11 और 16 के रेशियो में बचत एक्सपेंस कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उन्होंने, बचाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब आई में से ई घटाएंगे तब हमें एस मिलेगा, यानी कि सेविंग मिल जाएगा। सेविंग कितना कितना है यहाँ पर 15,000 है ना, पहले का 15,000 और यहाँ पर दूसरे का 9,000 है। ठीक है, 9,000। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा और इधर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेन तो बात ये है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, इधर इसका मल्टीप्लाई और इधर इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। तो 16 गुणे 7, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 4 11 112, है ना। 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112, ये हो गया 112, और 11 गुणे 8 यानी 88 हो जाएगा। इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। इस तरीके से हो गया, इतने यूनिट की जो वैल्यू होगी। अब इधर सुनिएगा, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो 11 गुणे 9 यानी कि 19,000। अच्छा, पहले इसको गुणा कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा होगा। 15 गुणे अगर 16 करेंगे तो 16 पंचे 80, ठीक है, और बचा 8, तो 16 एकम 16 और 8 24 यानी 240 हो गया, है ना। ये हो गया 240। 3 ठो जीरो और है तो यहाँ भी 3 जीरो चिपका लीजिए। फिर डिफरेंस ले लेंगे, किसके बराबर यहाँ पर, इन दोनों का। तो 11 गुणे 9 यानी 11 नहीं हो 99, है ना। कितना आ जाएगा, 99,000। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर देखा जाए, अच्छा टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है ना, चलिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, ये हो जाएगा 4, और 10 में से 8 गया, ये हो जाएगा 2, मतलब 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू, 3 जीरो तो है ही इधर, है ना। 240 में 99 घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 23 में से 9 गया तो 23 में से 10 गया तो 13, माने कि 14। ठीक है, तो ये हो गया 141, इतना आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 141,000,
है ना, डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई करेंगे या फिर काट लेंगे हम लोग, काटेंगे तो कट जाएगा ना, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 24 से तो कट ही जाना चाहिए, आराम से कट जाएगा। पहला 8 से काट लीजिए, 8 से काट लीजिए या फिर 3 से काट लीजिए, आपकी मर्जी है। 3 से अगर काट लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको देखिए, 3 चौके 12 बचा 2 तो 3 सत्ते 21 मतलब 47,000 हो गया, है ना। अच्छा 3 से काटे हैं तो नीचे 8 बचेगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा तो फिर 8 से काट लीजिए, 8 से काटेंगे कितना होगा, 8 पंचे 40 बचा यहाँ पर 7 तो 70 हो गया। तो 8 28 64 फिर बचेगा कितना, 6 बच जाएगा, है ना, तो 60 हो गया। तो 8 सत्ते 56 फिर बचा 4 तो 8 पंचे 40 इतना आ गया। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास इतनी है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सुनते जाइएगा। पूछा क्या है हमारे पास, पूछा है हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर, है ना, ये वाला। लेकिन एक की वैल्यू अगर ये आया है तो आप ये नहीं कि 16 और 11 की वैल्यू निकाल ले, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये जो एक यूनिट की वैल्यू है वो सिर्फ इसमें रखा जाएगा, ऊपर वाले में रखा जाएगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर इतना है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों का हमें इनकम ले लेना है। तो इनकम कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू अगर इतनी है तो 7 की वैल्यू पहले बताइए कितना होगा, 7 से इसमें गुणा करिए तो 7 पंजे 35 बचा 3, फिर यहाँ पर 7 सत्ते 49, 49 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 35 49 49 और 3 यहाँ पर 52 बचा 5, फिर 7 अट्ठे 56 56 और 5 61 यानी बचा 6, तो 7 पंजे 35 35 और 6 यहाँ पर 41 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका इनकम, किसका, सीमा का। फिर इसके बाद दर्शन का इनकम कितना हो जाएगा, 8 गुना कर देंगे, तो 8 गुना करेंगे तो 8 का 5 यानी कि 40 बचा 4, 8 सत्ते 56 56 और 4 यहाँ पर 60, फिर इसके बाद बचा आपका कितना, 6 बचा, तो 8 अट्ठाई 64 64 और 6 यहाँ पर 70, फिर इसके बाद आपका 7 बच गया, तो 8 पंचे 40 40 और 7 यहाँ पर 47 हो जाएगा। अब ये बताइए सीधे सीधे यहाँ पर देखते जाइए, हमें पूछा क्या था, एक्सपेंडिचर ना। एक्सपेंडिचर कब आएगा, जब हम इनकम में से सेविंग को निकाल देंगे। इनकम कितना है 41,125, उसमें से अगर इसको 15,000 को निकाल दें तो हमारे पास एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। लेकिन आप पूरा मत करिए भाई, अगर इसका एक्सपेंडिचर देखा जाए सीमा का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट लगाइए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके एक्सपेंडिचर का इकाई अंक 5 आ गया। इसके एक्सपेंडिचर का कितना आएगा, 47,000 में से 9,000 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, ये आ जाएगा 0, है ना। इकाई अंक सिर्फ लिख रहे हैं, दोनों का हमें टोटल पूछा था, टोटल एक्सपेंडिचर, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा नहीं करना, पूरा करेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन पर फोकस करना है और अच्छे से कैलकुलेट करना है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। इसको देखिए, किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 14 गुना से जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। दूसरे भाग और पहले भाग का रेशियो कितना होगा। मान लीजिए कि पहला भाग यहाँ पर x, दूसरा भाग यहाँ पर y, तो दोनों भाग टोटल मिलाकर टोटल कितना होगा। टोटल अगर देखा जाए तो x प्लस y हो जाएगा। कह रहा है पहले भाग का 5 गुना यानी कि 5x और को दूसरे भाग के 14 गुना से जोड़ने पर, दूसरा भाग y है तो y का 14 गुना 14y हो जाएगा। इसको जोड़ने पर किसके बराबर आता है, कुल संख्या का 7 गुना। टोटल संख्या यही होगा हमारा, है ना, यानी x प्लस y का 7 टाइम्स यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है, पहला भाग और दूसरा भाग। 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस 7y बनेगा। ये 5x है, आप 14y यहाँ है, 7y इधर से ले आइए, हो गया 14y, है ना, माइनस का 7y हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू, इधर तो 7x था ही, है ना, ये 5x उधर चला जाएगा, तो सीधे सीधे ये आ गया 7y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2x। हमें पूछा क्या था, दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात। ये चीज़ ज़रूर देखना है कि किसका और किसका रेशियो पूछा है, पहले का दूसरे से पूछा है या फिर दूसरे का पहले से। तो दूसरे का पहले से पूछा है, ठीक है, तो दूसरा तो y ही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा डिवाइड बाई पहला यानी कि x को इधर ले आइए तो 7 उधर चला जाएगा, यानी कि 2/7 हो जाएगा। 2 रेशियो 7 आएगा, 7 रेशियो 2 नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, उल्टा कर देंगे अगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, 2 7 भी दिए गए, 7 2 भी दिए गए, कन्फ्यूज में नहीं रहना है।
अब ये सवाल तो आसान सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या कह रहा है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,255 है। औसत मतलब एवरेज, ठीक है। उनके मूल्य का रेशियो जो दिया है वो 3, 5 और 7 के रेशियो में दिया है। तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा? देखिए, अगर मूल्य का रेशियो देखा जाए तो कितना कितना गिवन है, 3, 5 और 7, है ना। अब हमें ये जो वैल्यू दी गई है ये एवरेज दिया गया है, रेशियो मतलब एवरेज है, औसत दिया गया है, औसत मूल्य। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अपने रेशियो का, जो मूल्य का रेशियो था उनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम डिवाइड बाई टोटल, कितने हैं वो नंबर में। तो 3 और 5 8, 8 और 7 यहाँ पर 15 हो गया। 15 तो टोटल हुआ, सम डिवाइड बाई 3 जब करेंगे, क्योंकि 3 नंबर हैं तो 3 जब करेंगे तब हमारा एवरेज आएगा। और यही एवरेज आपको दे रखा है किसके बराबर, 15,255, है ना, 15,255। बस यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 5 की वैल्यू ये हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 तियाँ 15, 5 पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। 1 की वैल्यू 351। हमें पूछा क्या था, सबसे सस्ती वस्तु। तो जिसका रेशियो, जिसके मूल्य का रेशियो सबसे कम होगा वही सबसे सस्ता होगा, यानी कि 3 की वैल्यू, है ना। तो 3 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर, 3 से गुणा करेंगे, 3 इकाई 3, फिर 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, 1 10, 1053 आ जाएगा। कहाँ है, 1 सेकंड, 3 तिहाई 9, 1 10, गड़बड़ आ रहा है क्या कुछ? अच्छा हाँ, ठीक, यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पर आपका इतना ना होगा, 30 और 5 पचम 25, 5 एकम 5, हाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, है ना। 305 का 3 गुना करिए तो 915, 915 और 3, 5153 आएगा। कहाँ है, 9553, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है, अगर 3 नंबर आपके पास दिए गए हैं और उन नंबर्स को रेशियो और प्रोपोर्शन में सजाना है तो कैसे सजाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास जो नंबर हैं वो A है, B है और ये C है। ये 3 नंबर आपके प्रोपोर्शन में हैं। अब इन 3 नंबर से प्रोपोर्शन बनेगा कैसे, तो इन 3 नंबर से प्रोपोर्शन बनता है इस तरीके से, पहले A और B का रेशियो, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन लगाएंगे, फिर B और C का रेशियो ले लेते हैं इस तरीके से। अगर ये देखा जाए कि इस वाले को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट प्रोपोर्शन, बीच वाले नंबर को मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपात, और तीसरे वाले नंबर को थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय समानुपात बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब इनका रिलेशन क्या होगा, भाई आप सभी जानते हैं कि बीच वालों का मल्टीप्लाई यानी कि B इंटू बी कितना हो जाएगा, B² A इंटू C के बराबर होगा। तो अगर कभी आपको बीच वाला नंबर निकालना हो यानी कि मध्यानुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी √AC, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर दिया होगा किनारे किनारे उसका मध्यानुपात चाहिए अगर, तो सीधे उसका मल्टीप्लाई करके √ ले लीजिए। ये बात सभी को समझ में आई। अब समझते हैं कि अगर 4 नंबर दिया हो तो प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे। 4 नंबर में A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया और D दे दिया। तो ये तो सिंपल सा है, इन दोनों के बीच में रेशियो हो जाएगा, इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन, फिर इधर भी रेशियो। अब इसका क्या होगा, B इंटू C, है ना, यहाँ पर कितना होगा B और C, ये हो जाएगा A इंटू D के। तो ये हो गया, A को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, C को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और D को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। तो दोनों चीज़ें हमने बता दिया कि अगर 4 नंबर दिया है तो कैसे बनेगा, 3 नंबर दिया है प्रोपोर्शन में तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये और ये इन दोनों का मध्यानुपात चाहिए यानी मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने क्या तरीका है, मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाता है यहाँ पर देख लीजिए। मीन प्रोपोर्शन हो जाता है दोस्तों A इंटू C का √, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस 16 √2, 16√2, ये हो गया A और ये हो जाएगा C। तो A और C का मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 7√2 है, यहाँ पर 7 √2 हो जाएगा। अब इनका तो पहले मल्टीप्लाई कर लिए, फिर उसके बाद रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा। मल्टीप्लाई करिए, 21 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ होगा, 21 × 16 कितना होगा, ऐसा करिए ना, 16 एकम 16 का 6, फिर 16 दूना 32, 32 और 1 33, 236 हो गया, सॉरी 32 1 33 है ना, 336। फिर 21 का मल्टीप्लाई इससे, तो 21 × 7 = 147 √2,
ये हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 16 गुणा 16 यानी कि कितना आ जाएगा, प्लस का 256√2 ये आ गया। और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस 16 सत्ते 112 अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा सिर्फ। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना आता है, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। अब देखिए ये 336 है, ये आपका 224 है। 336 में से 224, भाई ये 224 आएगा ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 224 आ जाएगा। घटा लीजिए इसमें, हाँ ये माइनस में है तो घटा नहीं पड़ेगा। 6 में से 4 गया ये हो जाएगा 2, 33 में से 22 गया ये हो जाएगा 11। तो 112, और फिर यहाँ इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि √2 दोनों में है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, लेकिन ये वाला नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव। 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9 आ जाएगा, और 24 में से 14 गया 10 आ जाएगा। तो ये हो गया इतना, ठीक है। 112 प्लस 109 √2, और इसका अंडर रूट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो ये a/c था, फिर इसका रूट लगाएंगे तब जाके हमारे पास मीन प्रोपोर्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए, इस टाइप के सवाल तो लगा ही चुके हैं, है ना, एक बार वीडियो रोक के लगाइएगा इसको ज़रूर। x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि जो x है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है y के। फिर कह रहा है कि जो y है वो z के व्युत्क्रमानुपाती है, जो y है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, z के, ठीक है। अब बड़े गौर से समझिए इसको, ये कह रहा है कि x y के रेसिप्रोकल में है, y जो है z के रेसिप्रोकल का है ना, रेसिप्रोकल मतलब कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो अगर देखा जाए तो x और z ये दोनों सेम रेशियो में हो जाएंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कैसे, अगर हम y की जगह पर 1/z रखें यहाँ पर, तो x और ये हो जाएगा 1/y की वैल्यू कितनी है, 1/z है, तो ये हो जाएगा 1/z। z ऊपर चला जाएगा तो सीधे सीधे यहाँ से कितना हो गया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। z को इधर ला सकते हैं तो x डिवाइड बाई जो z है वो कितना आ जाएगा, k के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे हुआ, x1/z1 इज इक्वल टू x2/z2, ठीक है, ये हो जाएगा। हमें बोला है x1 जो है 1/2 दिया है, ये हो जाएगा 1/2। देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, डिवाइड बाई z1 1/74, तो ये हो जाएगा 1/74 इज इक्वल टू z की वैल्यू अगर 7 है तो x कितना होगा, x2 हमें नहीं पता है, यही हमें चाहिए। z2 कितना है, यहाँ पर 7 है, तो ये हो गया 7। बस ये 74 ऊपर चला जाएगा तो 74 का आधा आएगा। भाई ये 74 ऊपर जाएगा तो 74 1/2 इंटू 74 होगा। 74 का आधा कितना होता है, 37, है ना। तो इधर हो गया 37 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई यहाँ पर 7। 7 से इसको गुणा कर लीजिए, 7 7 49 यानी इकाई अंक 9 आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू इकाई अंक 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि और यूनिट डिजिट कहीं पर भी 9 नहीं गिवन है ना। तो ये वाला सवाल भी आपसे बन जाएगा। आगे चलिए, आइए ये सवाल देखते हैं। ये भी एक बढ़िया सा सवाल है ना, इंपॉर्टेंट है। 57 और b का तृतीय समानुपात यानी तृतीय अनुपाती c है, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि जो 57 है और b इसका तृतीय समानुपाती यानी कि तीसरे नंबर पे जो होगा वो c होगा। मतलब ये तीनों नंबर में प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक। यदि कह रहा है कि b जो है पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है। b वैल्यू क्या है कि b जो है वो किसका किसका सम है, 3 इवन नेचुरल नंबर्स, पहले 3 इवन नेचुरल नंबर। तो पहला इवन नेचुरल नंबर 2 होगा इवन में, दूसरा 4 होगा और तीसरा यहाँ पर 6 होगा। तो 3 ठो इवन नेचुरल नंबर लिख लिए शुरू के, इनका सम कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पर 12 है। अब आप सभी जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इनको, बीच वाले का जो स्क्वायर होगा यानी b स्क्वायर किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर यानी 57 इंटू c हो जाएगा। b की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, 144/57 हो जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 144 डिवाइड बाई 57। इसको हम लोग यहाँ पर 2 बार से पहले तो ये जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, और कहीं भी ये ऑप्शन 2 से शुरू होने वाला नहीं दिया है ना। क्लियर हो गया, आगे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये सवाल दोस्तों एज का है ना, क्योंकि इसमें रेशियो भी दिया गया है, इसलिए इसको रेशियो वाले चैप्टर में रखा गया है। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। कितना होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पर वर्तमान की आयु ले लें, यहाँ पर सन का ले लेते हैं x, है ना, और फादर का ले लेते हैं यहाँ पर वर्तमान वाला मतलब प्रेजेंट वाला, वो y ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु अभी कितनी है? x है, तो 15 साल बाद कितना होगा? x + 15 हो जाएगा। ठीक है, और उसके पिता की वर्तमान आयु y है, तो यहाँ पर y, इन दोनों का जो रेशियो है किसके बराबर है? 2/3 के बराबर है ना। सॉल्व करेंगे, 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x + 45 बराबर ये 2y हो जाएगा, तो ये हो गया 2y। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी? अभी तो y है, तो y - 5 हो जाएगा, ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु। पुत्र की आयु का 4 गुना, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी? x - 5, इसका 4 गुना के बराबर है ये। ठीक है, तो यहाँ से भी आ गया, y - 5 = हो जाएगा 4x और माइनस यहाँ पर 20, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर? y, है ना, हमें चाहिए क्या? हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु अगर देखा जाए, इसको हालांकि ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझिएगा, हमें पूछा क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। किसी एक का निकाल लीजिए तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा हमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए, y की अगर वैल्यू निकाल ली जाए तो कितना होगा? 4x, और ये कितना हो जाएगा? -15, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा इधर। y की वैल्यू 4x, 2y कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 2y है, तो 3x + 45 = 2y। y की वैल्यू ये होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 8x - 30, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, उधर जाएगा मतलब 5x। ठीक है, हो जाएगा कितना? 5x = देखते जाइएगा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा? 75। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 15, है ना। x मतलब क्या? पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 15 होनी चाहिए। 15 ये वाले में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से भी बनाना चाहें तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेगा इन सारे कंडीशन को, वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।